नमस्कार किसान साथियों, मैं हाजिर हूँ किसान ऑफ इंडिया के विशेष कार्यक्रम में कृषि टॉक। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विशुद्धानंद जी, जो कि एग्रोनॉमी एक्सपर्ट हैं और आपको बताएंगे कि रबी की बुवाई के टाइम पे जो फसल आपने बोई है उसमें किन चीजों का ध्यान रखें और किस तरीके से उसका पालन करें और आगे बढ़ते हैं फसल एक अच्छी उत्पादन आपको प्राप्त हो। सर, आपका कृषि टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सर, अच्छा, सबसे पहले शुरुआत यही करते हैं कि रबी सीजन की कौन कौन सी फसलें होती हैं। अभी तक कुछ फसलों की बुवाई भी हो चुकी होगी, तो किस तरीके से इसकी बुवाई करें और कैसे इसका मतलब रख रखाव करें। जैसा किसान साथियों हम सभी जानते हैं कि रबी सीजन का दौर चल रहा है। इसमें कुछ जो है हमारे किसान भाई फसल की बुआई कर चुके हैं और कुछ कुछ किसान भाई जो जिनके यहाँ पर धान के उपरांत जो है गेहूं की फसल लेना है, तो वो थोड़ा लेट हो गए हैं, तो वो उनको बुआई करनी है। तो इस समय जो रबी सीजन है, इसमें मुख्यतः जो फसल हैं वो गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर और अगर चारे के उद्देश्य से लेते हैं तो इसमें बरसीम और जई प्रमुख हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसल बुआई के उपरांत किन किन बहुत सी कृषि क्रियाओं का ध्यान रखना है, उचित होना पड़ता है। जैसे कि आपने अगर बुआई कर दिया है, तो खेतों में अगर बुआई कर दी है तो उसके लिए आप जो है कब सिंचाई करें, कितनी मात्रा फर्टिलाइजर की हमें देनी है, और जो फसल तैयार हो जाती है तो उन फसलों को जंगली जानवरों से कैसे हम सुरक्षा प्रदान करें। इसके अलावा कीट और पतंगों से और रोग से कैसे नियंत्रण पा सकें, इसके लिए हमें विशेष तौर पे विभिन्न जो कृषि क्रिया हैं उसको अपनाना चाहिए। सर, कुछ पैरामीटर्स होते होंगे जैसे कि बुवाई कर ली, बुवाई के इतने दिनों में सिंचाई करनी चाहिए, ये दवा छिड़कनी चाहिए, खाद कब डालना चाहिए। सर, क्या क्या कितने दिनों का गैप रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जी। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे गेहूं है, गेहूं की पहली फसल आपने अगर बुआई कर दी है, बुआई के उपरांत 20 से 21 दिन पर एक क्रांतिक अवस्था आती है जिसको सीआर स्टेज के नाम से जानते हैं। तो 20 से 21 दिन पर पहली सिंचाई करनी चाहिए, हल्की सिंचाई, कहीं भी जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। जलभराव होने से जो हमारी सीडलिंग स्टेज होती है, न्यूली सीडलिंग, वो सड़ने का जो खतरा होता है। तो इसलिए जो है बीज अगर हमने बो दिया है तो उसके उपरांत हमें सिंचाई 20 से 21 दिन बाद करनी चाहिए। और इसके बाद में फर्टिलाइजर में मेन आपका जो है, क्योंकि हम यूरिया और डीएपी का मुख्यतः डीएपी और पोटास का प्रयोग करते हैं गेहूं में, तो 120 60 40, जैसा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो संतुलित मात्रा है 100 किलोग्राम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। बीज की बुआई के समय पूरी जो है मात्रा, जो डीएपी की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही उपरांत जो है खेत की तैयारी के समय देते हैं। और इसके बाद में जो नाइट्रोजन होती है इसकी मात्रा जो है दो डोजों में देते हैं, दो स्प्लिट डोजों में देते हैं। पहली मात्रा जो जॉइंट स्टेज होती है वहां पे देते हैं, और उसके बाद जो बची हुई शेष मात्रा होती है डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय, और नाइट्रोजन को की जो मात्रा है वो बुआई के, जब हम गेहूं बोते हैं गेहूं के 30 दिन बाद पहली मात्रा का प्रयोग करते हैं, आधी मात्रा, और आधी मात्रा का प्रयोग जो है लेट जॉइंटिंग स्टेज पे करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ऐसा करने से स्प्लिट डोज में अगर फार्मर हमारे किसान भाई जो है अगर फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो उसमें अधिक लाभ मिलेगा यदि वो जो है पूरी मात्रा बुआई के समय देते हैं इसकी अपेक्षा। विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं जैसे कि नीलगाय है, हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, देखा जा रहा है। तो इसके लिए जो किसान अपनी फसल सुरक्षा के लिए, बहुत से जो किसान हैं मैंने देखा है तो खेतों के चारों ओर बाड़ लगा देते हैं जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए। लेकिन इसके पश्चात भी अगर जो है नीलगाय का अगर गोबर है तो उसका प्रयोग भी फसल सुरक्षा को बचाने के लिए प्रयोग कर सकते किसान भाई।
जैसे कि कोई नीलगाय है, नीलगाय का 10 किलोग्राम गोबर और 10 किलोग्राम जो है गाय का मूत्र और 200 लीटर पानी में डिजोल्व करके घोल के ड्रम में और उसका स्प्रे किया जाए, छिड़काव किया जाए, तो फसल सुरक्षा जो है और जो नीलगाय वगैरह जो जंगली जानवर हैं उससे हम बचाव कर सकते हैं फसलों का। तो सर इस प्रयोग से सर कि नीलगाय और अन्य जंगली जानवर आपकी फसल से दूर रहेंगे। जी। आप ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं कि नील गाय को लेके काफी किसानों को समस्याएं आती रहती हैं। तो सर जैसे कि आप बुवाई से गए सिंचाई भी कर ली, यूरिया भी डाल दिया, डीएपी भी डाल दी, पर सर इसमें कोई रोग लगता है? किस तरीके से गेहूं और सरसों की फसल में रोग लगता है और उनका लक्षण क्या होता है और उनके साथ ही इलाज क्या है सर? जी जी, तो गेहूं में मुख्यतः जो है देखा जा रहा है कि उसमें जो ब्लैक रस्ट, काला गेरुई रोग और एक पीला गेरुई रोग और सफेद गेरुई रोग, 3 प्रकार की जो रस्ट होती हैं गेहूं में मुख्यतः पाई जाती हैं। इसका कारण है कि ये पहले तो जो इसमें जो इसके जो लक्षण हैं, पत्तियों पे जो धब्बे बन जाते हैं, पत्तियों पे जो है ऊपरी पत्तियों की सतह पे धीरे-धीरे धब्बे बन जाते हैं, फिर इसके बाद स्टेम में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी फसलों को बहुत ही नुकसान जो है होता है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें कि जो है एक तो समय से अपनी फसलों को बुआई करें। जो किसान भाई हमारी जो है जो गेहूं की बुआई लेट करते हैं दिसंबर में, तो उनमें इस तरह की जो है रोगों का प्रकोप बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके कंट्रोल मेजर के लिए जो है एक तो किसान क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर वे में क्रॉप रोटेशन अपनाएं। सॉरी, इसमें एक जो है ब्लैक रस्ट, जो गेहूं की मुख्यतः जो फसल है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, करनाल बंट और कंडवा रोग, इस प्रकार के जो है इसमें विभिन्न प्रकार के रोग पाए जाते हैं। इसके लिए किसानों को चाहिए कि जो है एक तो रोग रोधक क्षमता जो जिनके रोग क्षमता वाली जो है वैरायटी का प्रयोग करें, जैसे कि ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट से बचाव के लिए HD 2733, HD 2428, HD 2189, HD 2425, PWD 343, HUW 291 आदि जो है रोग जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपका रस्ट है, इससे बचाव किसान को करना है, तो एक स्प्रे है जिनेब @0.2% की दर से फसलों को जो है इसका छिड़काव करें। 2 से 3 जो है छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करने से इस प्रकार की जो है जो रोग हैं इस पर नियंत्रण या बचाव हो सकता है। तो सर इनके लक्षण मतलब लक्षण क्या होंगे कि किस तरीके से पत्तियां मुरझा जाएंगी या फिर कुछ कीड़े या फिर किस तरीके से किसान इसको पहचानना है? जैसे सब मान लो कि मैं खेती करने उतर गया, कि किस तरीके से मतलब मैं इसको पहचानूं कि और फिर कितने दिनों के अंदर इसका इलाज हो जाना चाहिए कि दवाई पड़ जानी चाहिए? एक लेवल होता होगा कि इस लेवल तक दवाई पड़ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर पौधा खराब हो गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो है इसका कितना, तो आप जो है सबसे पहले तो आप जो है लेट बुआई ना करें, समय से बुआई करें। और बीज जो है बीज शोधन बहुत जरूरी है। यदि आप जो है गेहूं ले रहे हैं तो गेहूं से बुआई से पहले बीज शोधन करना जरूरी है। तो बीज शोधन एग्रोसेन सेरेसान या एग्रोसेन जीएन से इससे जो है बीज को उपचारित कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो सीड है जिसमें करनाल बंट वगैरह लगता है, तो उसको जो है आप वाइटाबैक्स 2.5 ग्राम पर केजी सीड से बीज को उपचारित करके बुआई करना चाहिए। तो इस प्रकार से रोगों को इससे बचा जा सकता है। दूसरा, इसके जो सिम्टम्स हैं जो आपने बताया, तो पत्तियों पे जो है इसके जो है अगर ब्लैक रस्ट है तो पत्तियों पे इसके जो है सबसे पहले इसके जो चित्तेदार बनते हैं, पत्तियों पे इसके जो है धब्बे दिखाई देते हैं। इसके बाद जो धब्बे धीरे धीरे पौधे में जो है फैल जाते हैं, जिससे कि उसमें जो है प्रॉपर वे में जो है पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, जो भोजन बनाते हैं जिसके माध्यम से वो नहीं हो पाता है और पौधे में बहुत अधिक जो है यील्ड का जैसे कि उपज है उसमें कम से कम 50 से 60% जो है हानि होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सर जो आप गेहूं के इलाज
कि आपने दवाई कोई पर्टिकुलर, अगर ऑर्गेनिक की मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक इलाज की बात करूँ, या फिर किसी केमिकल की बात करूँ, जो इसकी ज़्यादा नुकसानदायक ना हो और अपना इलाज भी हो जाए, तो सर कि क्या आप सुझाव देना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को कि इस तरीके से प्राकृतिक नेचुरल तरीके से अपन इसको कर सकते हो, और अगर आपको केमिकल के थ्रू या फिर वैसे भी और दवाइयों का सहारा लेना, तो किस तरीके से एक फसल को नुकसान ना हो और अपना काम भी हो जाए? देखिए अच्छा जी, कि फसलों में जैसे गेहूँ की फसल है, तो गेहूँ में की फसल में जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें रस्ट है और कंडवा रोग और करनाल बंड अलग-अलग प्रकार के जो है रोग लगते हैं। और सबसे पहले रोग के लिए तो ये है कि आप ऐसी जो है प्रजाति का चयन करें जो कि वह रोग के प्रति रेजिस्टेंट हो, उसमें इस प्रकार का रोग ना पनपे। दूसरा करते हैं कि जैसे करनाल बंड आपका है, तो उसको करनाल बंड के लिए जो है उसमें क्या करते हैं, जब दाना बनता है, गेहूँ का जब दाना बनता है तो उसमें कंडवा रोग, उसमें जो दाने के स्थान पे काला-काला ब्लैक चूर्ण आ जाता है और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। तो इसको जो है अगर कंट्रोल करना है, तो एक तो जो है कि पहले बुआई से पहले बीज का शोधन 4 घंटे बीज को जो है पानी में भिगो दें और भिगोने के उपरांत फिर सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में उसको जो है सुखा के तब उसकी बुआई करें। तो ऐसा करने से जो है करनाल बंड जैसे जो रोग हैं, इनसे जो है छुटकारा या निदान पाया जा सकता है। और दूसरा, जैसा कि एक लगता है कंडवा, तो कंडवा जो रोग होता है उसमें बाली की पूरी बाली, जो गेहूँ की बाली होती है, उसके स्थान पर काला चूर्ण भर जाता है और ये फंगस द्वारा फैलता है। और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो है मॉइस्चर अधिक होती है, नमी अधिक होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार का लगता है। तो ये सॉइल डिजीज जो है सीड बॉर्न डिजीज है और ये जो है एक बीज से दूसरे जो है बाली से दूसरे बाली में फैलता है। तो इसके लिए क्या है कि पहले से ही जो लक्षण अगर आपके खेतों में दिखाई दें कि काला चूर्ण जो है पत्तियों में लग रहा है, तो ऐसी जो है पौधे को उखाड़ के और गड्ढे में दबा देना चाहिए। और इस प्रकार से जो है जो इसके प्रति जो है जो वैरायटियां हैं जिसमें अधिक कंडवा रोग लगता है, उनको ऐसी फसलों न बोएं। दूसरा है कि अगर ऐसी आपको क्या करना है कि अगर इस प्रकार के रोग बार-बार फसलों में आ रहे हैं, तो आप जो है फसल चक्र अपनाएँ। बार-बार उसी जो है धान को जो है बार-बार गेहूँ की फसल को मत लें एक ही खेत में। इसके लिए आप जो है उसको किसी दूसरे फसल से रिप्लेस कर दें। जैसा कि आप उसमें पहले आपने अगर गेहूँ उगाया है, गेहूँ के बाद आप जो है चना या मटर या मसूर, इस प्रकार की फसल को आप जो है क्रॉप रोटेशन को अपनाकर इस प्रकार के रोग को नियंत्रण कर सकते हैं। की जाए तो सर अगर बात की जाए कि ये आपने फसल को इलाज को लेके बता दिया, तो सर कटने तक जो सरसों की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे मटर की फसल हो, तो किन बातों का कटाई के टाइम पर, कटाई से पहले सर अभी सर्दियां भी हैं कि पाला की दिक्कत होगी, कीट पतंगों की दिक्कतें होंगी, खरपतवार भी होगा, तो सर पाला के लिए विशेषकर किसान क्या करे, किस तरीके से पाला से बचे? जी, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है आपका। जैसे कि पाला देखते हैं कि प्रचुर मात्रा में जो पाले से विभिन्न फसल, जैसे हमारा मटर है, इस समय इस सीजन में जो भी फसलें बोई गई हैं, चाहे मटर है, गेहूँ है, सरसों है, मसूर है, तो पाला से किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान जो है होता है। तो पाला से बचाव के लिए हमें क्या करना है कि बहुत से किसान भाई हैं, तो पहले तो एक तो अपने खेतों के चारों ओर धुआँ कर दें। तो धुआँ करते थे, लेकिन ये जो है जो विधि है बहुत ही ठीक नहीं है उसमें, क्योंकि जो है हमारे भारत जो सरकार है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है कि इस प्रकार की जो जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको जलाया ना जाए। जैसे गेहूँ की जो उपरांत जो पराली बचती है, तो पराली को खेत में ना जलाया जाए। तो इसके लिए आप जो है स्मोक करना ये उचित नहीं होगा पाले से बचाव के लिए। तो जब ये ठंड से बचाव के लिए जैसे गेहूँ है या मटर है, तो होता क्या है कि पाले जब पड़ता है तो ठंड में जो इसमें जो फसल होती है, फसलों में जो है 80 से 90% जो पानी होता है, वो क्या करता है पानी की वजह से जो है अंदर जो जम जाता है। जमने से इनकी जो है कोशिकाएँ फट जाती हैं और जो पौधा है वो मुरझा के सूख जाता है। तो इससे किसान भाइयों को फसलों से बहुत ही नुकसान होता है। इसको बचाने के लिए जो है आप उस समय जो है जब पाला पड़ता है विशेष तौर पे, तो हल्की सिंचाई खेतों में कर दें, तो इससे आप जो है राहत मिल सकती है पाले से। तो सर अगर कीट पतंगों की बात की जाए, जैसे कि बाहर से कहते हैं कि कहीं बाहर से कीट आ जाते हैं, मतलब खेतों में लगते तो लगते ही हैं,
और बाहर से भी जो कीट नुकसान करते हैं, तो उनके लिए सर कोई विशेष उपाय आप बताना चाहें? जी, ये सबसे पहले तो विशेष उपाय ये है कि किसान भाई अपनी फसलों को ग्रीष्मकालीन में पहली गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई होने के उपरांत जो है 2 से 3 जो है गर्मियों में गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए। जिससे कि जो इनका जीवन चक्र है, कीट-पतंगों का जीवन चक्र है, वो एक तो जब हम जुताई करते हैं तो ऊपर जब सनलाइट होती है, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, तो उनके जो अंडे हैं, ग्रुप है, व्हाइट जो है एडल्ट हैं, तो ऐसी जो है तेज रोशनी में वो जो है मर जाते हैं कीट-पतंगे। दूसरा उनका जो एक लाइफ साइकिल है, जो कीट-पतंगों का लाइफ साइकिल है, वो ब्रेक डाउन होता है। दूसरा क्या है कि इसको एक क्रॉप रोटेशन, जो फसल चक्र ज़रूर अपनाएँ। एक फसल में एक ही बार-बार जो है एक ही फसल को ना लें में, ये विशेषकर जो हमारे किसान भाई हैं, इसको विशेषकर जो इसको ध्यान रखें कि किसी भी फसल को बार-बार खेतों में ना लें। जैसे अगर आपने गेहूँ लिया है, तो गेहूँ के उपरांत आप चना लें। अगर चना लिया है, तो चना को कटने के उपरांत जो है मस्टर्ड ले लें। तो इस तरह से अगर आप जो है क्रॉप रोटेशन को अपनाएँगे, तो विशेष पर जो कीट-पतंगे हैं, उससे हम जो है छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जो कीट-पतंगे हैं, जैसे सरसों है, तो सरसों में विशेषकर जो है माहू, माहू से बहुत अधिक जो है नुकसान पड़ता है होता है फसलों का। तो माहू का जो चाहे वो जो है उसका लार्वी हो या उसका एडल्ट कीट हो, जो प्रौढ़ हो अवस्था में, वो जो है इसका जो है लीफ और इसका जो पत्ती होती है मस्टर्ड की पत्ती और जो है तने का जो है रस चूस लेता है, जिससे क्या होता है कि ये पूरा पौधा जो है सूख कर मर जाता है। अगर अगर संक्रमित हो जाता है तो पूरा जो पौधा इसका जो है सूख के खत्म हो जाता है। तो इसको जो निदान के लिए क्या करते हैं कि हम जो नीम ऑयल है 5% नीम ऑयल का जो है स्प्रे 2 से 3 स्प्रे अगर उसमें कर दें, तो फसल इससे बचा जा सकता है। और दूसरा सब ध्यान रखें कि माहू एक तो समय से खेत की बुआई करें। अगर जैसे मस्टर्ड है, आपने सरसों खेत में ले रहे हैं, तो समय से बुआई करें। अगर पछेती बुआई कर रहे हैं, तो उसके जो है माहू जो है उसके चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा एक जो है इसमें व्हाइट फ्लाई लगता है, सरसों की सफेद मक्खी। तो सरसों की सफेद मक्खी क्या करती है कि पूरे जो है जो आपका फ्लावरिंग के समय जो फूल निकलता है, उस समय ये पूरा जो है कोई एडल्ट क्या है उसमें घुसकर पौधे के जो है ये कलिका को खा लेता है। जब कलिका को खा लेता है, तो इसमें जो है प्रॉपर वे में ये पॉडिंग नहीं होती है, फलियाँ नहीं बनती हैं, जिसके कारण किसानों को बहुत अधिक जो है नुकसान होता है सफेद मक्खी से। तो इसके लिए भी जो है इसका निदान जो है आप ये मेलाथियान है, मेलाथियान 5% को 25 से 30 केजी मात्रा को इसको जो है उस समय छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा एक है फास्फोमिडान, फास्फोमिडान का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको, और इसकी मात्रा 0.2% की दर से इसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस ऐसे जो है कीटों को फसल से नुकसान से बचाया जा सकता है। दूसरा जैसे गेहूँ है, मस्टर्ड है, चना है, मटर है, इन सभी में एक और में समस्या देखी गई है कि इसमें बिल्ट की समस्या लगती है, जो है उकटा रोग। जैसे जो है चना में उकटा रोग लगता है। तो इसके लिए क्या है कि जो है जहाँ पर पानी की सिंचाई की साधन नहीं है, वहाँ पर इस तरह का दीमक जो है वहाँ पर ये बिल्ट डिजीज लगता है। इसमें सिम्पटम्स हैं कि पत्तियां पूरी ऊपर से मुरझा जाती हैं। अगर उसको पौधे को उखाड़ कर देखें, तो पूरा काला जो है दिखाई देता है, काला-काला ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि रेजिस्टेंट वैरायटी है, बहुत सी रेजिस्टेंट वैरायटी है चिकपी की, अवरोधी है, यूपी ये आपकी अवरोधी है, K850, पूसा 256, K100, KWR 108, विजय, JG 74, उदय, चमत्कार, पूसा 372। ये वैरायटी हैं जो बिल्ट डिजीज से जो है इसका निदान किया जा सकते हैं। इनको ये रेजिस्टेंट वैरायटी हैं। इसके लिए पॉड बोरर एक लगता है चने में। अगर चने की बात करते हैं तो उसमें पॉड बोरर लगता है। तो विशेषकर पॉड बोरर से बहुत ही जो है जब फलियां बनते समय ये अंदर घुस जाते हैं और उसको जो है पूरे दानों को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं। तो बहुत सी रेजिस्टेंट वैरायटी इसकी है, वरदान है, विशाल है, रागिनी है। इस प्रकार की जो अगर हम जो है रेजिस्टेंट वैरायटी का उपयोग करेंगे तो उसमें इस प्रकार के कीड़े
जो फलीभेदक है, इससे जो है छुटकारा या निदान पा सकते हैं। दूसरा, इसके लिए अगर हम रासायनिक किसी उसका यूज़ करते हैं, रासायनिक जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए मोनोक्रोटोफास 36 सीसी और 1 ml इसकी जो मात्रा है 1 ml प्रति लीटर में घोल के जो है और 600-800 लीटर पानी में घोल बना के पूरे जो है पर हेक्टेयर की दर से उसको स्प्रे कर दें, तो इससे काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जी सर, अभी मैं आपने जो इतने विस्तार से जानकारी दी है, तो सर इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल कि किसान जब वो फसल आ जाती है, मतलब कि कटाई के दौरान जाती है, तो उसमें भी कटाई के टाइम पे कभी-कभी नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को काटते टाइम पे या फिर उससे पहले की कुछ बीमारियाँ जब फसल पक रही होती है, तो सर किस तरीके की और बीमारियाँ मतलब लग सकती हैं, और कभी बारिश का भी बेमौसम बरसात भी हो जाती है, तो सर उस डैमेज को कैसे सही किया जाए? जी। देखिए, बहुत सी जो फसल हमारी जब तैयार होती है, तो बहुत से जो कीट हैं, जैसे कि दीमक है, दीमक का प्रकोप अधिक होता है, दीमक के कारण पूरा पौधा जो है सूख जाता है। और दूसरा है चूहा है, चूहा से भी बहुत ही किसानों को फसलों को नुकसान होता है। तो जब फसल जैसे मैच्योर हो जाती है, तो देखा गया है कि जो चूहा होता है, पूरा जो है उसकी जो जैसे गेहूँ है, गेहूँ की बाली को पूरा खा के और उसमें बिल में बना के और जो है बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। तो इसके लिए एल्यूमीनियम फास्फेट की जो है 3 ग्राम गोली को बिल के में उसको प्रयोग करें, तो इससे जो है नियंत्रण किया जा सकता है। और दूसरा है कि अगर हम बहुत से जो प्रिवेंटिव मेथड हैं, जो हम पहले यूज़ करते थे, तो उसमें क्या है कि गाजर काट के उसको डाल दो और उसमें जो है बड़ी-बड़ी टहनियाँ डाल दो खेत में, जहाँ पर ये इस प्रकार की जो है समस्या है। तो उसमें क्या करते हैं, जो चिड़ियाँ आती हैं, तो वो जो है, वो चिड़िया उसको जो है चूहे को पकड़ ले जाती है। तो इससे जो है हम चूहों को जो है काफ़ी नियंत्रण कर सकते हैं। और जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो समस्या आती है, वहाँ सिंचाई अगर है, तो सिंचाई अगर आप खेतों में प्रॉपर वे में देते हैं, तो इस प्रकार की जो है, जो चूहा वगैरह जो समस्या है, वो नहीं रहती है। बाकी जो है, इससे कैसे जो है बचा जा सके, अगर बेमौसम है और पानी आपका जो है, अगर खेत में खड़ी फसल खड़ी है और पानी अगर बारिश के मौसम में बरस जाती है, तो इसके लिए क्या है कि समय से हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समय से हम जो है फसलों की बुआई करें। और फसल को जो है जैसे मैच्योर होती है, तो उससे पहले आप जो है उसको थ्रेसिंग से या कंबाइन मशीन से उसको काट कर तुरंत जो है उसको बंडल बनाकर और उसको स्टोर कर लें, जिससे कि किसी प्रकार की ऐसी जो समस्या है, उससे जो है फसलों को नुकसान ना हो और आपकी जो उपज में किसी विशेष प्रकार का जो है प्रभाव ना पड़े। सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको सटीक जानकारी मिली होगी और आपके काम की भी होगी। तो सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। किसान साथियों, ऐसी कहानी को जानने के लिए और ऐसी नई जानकारी के जानने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।